तो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप रीट राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं, तो आप अगर उसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस उठा 1 से 5वीं तक का उठा के देखेंगे, तो उसमें पर्यावरण के अंतर्गत जो एक टॉपिक है सजीव जगत, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आइए जानते हैं सजीव जगत से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंटों के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि आपका ये 3 पॉइंटें हैं। सजीवों में विविधता, पादपों एवं जंतुओं के संगठन के स्तर और पादपों एवं जंतुओं के जातियों का संरक्षण। ये टॉपिक आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं सजीव जगत में। तो हम इन सभी पॉइंटों पे बारी-बारी से चर्चा करेंगे, आपको बताएँगे, समझाएँगे किस प्रकार के प्रश्न इससे कहाँ से कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी पॉइंटों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सजीवों में विविधता के बारे में समझते हैं। इसमें आप देखेंगे कि सभी जीव एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी पृथ्वी पे जीवधारी हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारी है, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे आकार में भी भिन्न होते हैं, आकृति में आपके भिन्न होते हैं, उम्र में कोई ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है, कोई कम दिनों तक ही जीवित रहता है, प्रजाति सबकी अलग-अलग होती है। तो इस प्रकार ये भिन्न होते हैं। इसी विशिष्ट पहचान के आधार पर हम जीवों को अलग-अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसे हम आपका जैव विविधता कहते हैं। अलग-अलग भागों में बाँटने वर्गीकृत करने को ही हम जैव सजीवों में विविधता कहते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे इसके वर्गीकरण के आधार पे के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो उसमें आप देखेंगे कि सर्वप्रथम यूनानी विचारक अरस्तू ने जीवों का वर्गीकरण उसके स्थल भाग, जल भाग, वायु में रहने के आधार पे किया था। जैसे समुद्र में रहने वाले जीव, प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, वैसे ही आपके ज़मीन पे रहने वाले अलग-अलग हो गए। इस तरह उन्होंने अरस्तू ने अलग-अलग जीवों को अलग-अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया था। तो इन कैटेगरियों के बारे में हम जानेंगे। वर्गीकरण समूह के पदानुक्रमित संरचना के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे हैकल, जो आपके 1894 में रॉबर्ट व्हिटेकर 1969 में और कार्ल बोस ने 1977 में, इन नाम के वैज्ञानिकों ने सारे जीवों को जगत के बड़े-बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। इन सभी वैज्ञानिकों ने, अर्थात कहने का सीधा-सा मतलब है, इन सभी वैज्ञानिकों ने अपने-अपने आधार पे, अपने-अपने सोच पे, अपने-अपने विद्वता के आधार पे इन सभी ने इनको अलग-अलग कैटेगरियों में बाँटा है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे जो फेमस कैटेगरी है जिसने सबको इनको बाँटा है, वो है आपके व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण के 5 जगत हैं। जो आपके व्हिटेकर जी थे, उन्होंने इनके 5 जगत के रूप में बाँटा है, जो वही काफ़ी फेमस है। इसी में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उन पाँचों कैटेगरी के बारे में देखते हैं। सबसे आप देखेंगे पहले आपका मोनेरा है, उसके बाद प्रोटिस्टा है, उसके बाद आप देखेंगे फंजाइम है, उसके बाद आपका प्लांटी है, उसके बाद देखेंगे आपका ओमोनिया है। ओमोनिया ल हो गया है, ये न है, आपका ओमोनिया है। तो इस सभी पाँचों पॉइंट पे हम बारी-बारी से अलग-अलग चर्चा करेंगे। देखेंगे किन में कौन सी प्रजाति के वो जानवर आते हैं, कौन-कौन से किस समूह में आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखते हैं कि ये सभी समूह कोशिकीय संरचना, पोषक के स्रोत और तरीके शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये आपके स्रोत, तरीके एवं शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। बोस ने अपने वर्गीकरण में मिनेरा जगत को आर्क आर्कबिट्रिया और ट्यूबिट्रिया में बांट दिया है। तो इसके बाद आगे आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले व्हिटेकर के अनुसार जिन्होंने 5 चरणों में बांटा है, उनके बारे में सबसे पहला चरण था आपका मोनेरा। उस पे हम चर्चा करते हैं और जानेंगे कि इसमें कौन-कौन से जीव आपके आते हैं। तो इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और न कोशिकांग होते हैं और न ही इनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद इसी में आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसके
इसके कुछ कोशिकीय भित्ति में अंदर पाई जाती है या कुछ में नहीं पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कुछ ऐसे जानवर होते हैं इस कैटेगरी में जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषक के स्तर को यह स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। इसमें आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो आपको इसके अंतर्गत आपके जीवाणु आएंगे, नील आएंगे, हरित आएंगे, शैवाल आएंगे आपके, उसके बाद आपके साइनोबैक्टीरिया आता है और माइक्रोप्लाज्मा आता है इसके अंतर्गत। वही आपका दूसरा था हुइस्टेक के अनुसार प्रोटिस्टा के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें आपके सबसे पहले इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इनमें गमन के लिए सीलिया प्लेजा नामक रचना पाई जाती है और यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के ये भी होते हैं। और इसका उदाहरण देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका एक कोशिकीय शैवाल और आपका डाई एटम प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद वही हम तीसरे बिंदु पे चर्चा करें फंजाइम, तो फंजाइम के अंतर्गत आप देखेंगे कि अब विषमपोषीय यूकेरियोटिक जीव है। इसमें से कुछ पोषक के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसे मृतजीवी कहा जाता है। ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं कार्बनिक पदार्थों पे, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इसमें फंजाइम अथवा कवक में, इसमें आप देखेंगे फंजाइम अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिकाएं भित्ति इसमें पाई जाती है। काइटिन नामक इसमें शर्करा की बनी हुई जटिल कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो आप ईस्ट मोल्ड और मशरूम होता है जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं आपके। वही आपका इसमें चौथे भाग को देखेंगे प्लांटी, तो प्लांटी में आप देखेंगे कि इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव पाए जाते हैं। उसके बाद यह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। वही इसमें देखेंगे इस वर्ग के सभी पौधे को रखा जाता है, अर्थात इसमें सभी वर्ग के पौधे आ जाते हैं प्लांटी में आपके। वही नेक्स्ट बात करें हम एनीमिया, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस वर्ग के सभी जीव विषम पोषी होते हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस एनीमिया वर्ग के सभी जीव विषम पोषी होते हैं, ये आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। वही अब इसमें आपके प्लांटी के भी वर्गीकरण किया गया है, तो इसमें देखेंगे प्लांटी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं इसमें। तो इसको आप देखेंगे तो इसको भी 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसमें जानेंगे कि इसमें कौन से आपके जीवधारी जीव आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एंथ्रोफाइटा, थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा के अंतर्गत आप देखेंगे तो यूलोथ्रिक्स आ जाता है, आपका फ्लेरोफोरा आ जाता है, उसके बाद ओपेरा अल्वा आ जाता है, उसके बाद स्पाइरोगाइरा आते हैं इसके अंतर्गत। वहीं आप दूसरा देखेंगे ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा के अंदर मांस आ जाता है फ्यूरेनिया और उसके बाद मार्केसिया आ जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तीसरा पॉइंट तो आपका टेडियोफाइटा है। टेडियोफाइटा में आपका मार्सलिया और फर्न और हॉर्नटेल आ जाते हैं इसके अंतर्गत। आप इसको बस सरसरी निगाह से ध्यान में रखे रहेंगे, इतना अंदर नहीं पूछेगा, बस इसमें यही पूछेगा कि आपका मार्सलिया चाहे मार्स चाहे मार्केसिया ये किसके अंतर्गत आते हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो बस आपको याद रखना है टेडियोफाइटा, ब्रायोफाइटा ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। उसके आप देखेंगे जिम्बोस्पर्म, तो आपके जिम्बोस्पर्म के अंतर्गत आपका थायनसन और साइकस आ जाते हैं, ये ही दोनों आते हैं। ऐसे पूछ देगा इसमें साइकस और थायसन किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि जिम्बोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इसको कर जाएंगे। तो ऐसे ही अंतिम और लास्ट देखेंगे तो एंजियोस्पर्म आता है जिसमें बीज फलों के अंदर से ढके होते हैं और पुष्पीय पादप इन्हें कहा जाता है। तो ये रहे आपके सजीव जगत के जीव विज्ञान के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जिसमें हमने इसमें चर्चा किया सजीवों की विभिन्न विविधता के बारे में, उसके बाद पादपों एवं जंतुओं के संगठन के स्तर के बारे में, उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट चर्चा किया हमने पादपों एवं जंतुओं की जातियों के संरक्षण के बारे में। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके रिट राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में के पर्यावरण पाठ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे एक प्रश्न आपको अनिवार्यतः देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।